द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या होता है? इसमें चर का पावर 2 होता है। चर यानी कोई x y z अगर है तो उसका पावर 2 होगा। जैसे ये x का पावर 2 हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। y का पावर 2 हो गया, ये भी हो गया। x स्क्वायर प्लस 2x ये भी हो गया द्विघात समीकरण। y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 ये भी होगा द्विघात समीकरण। यानी कि इसमें चर का पावर 2 होना चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम एक या 0 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो यहाँ पे 2 है, ये सब जो है द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण का मतलब है इसके 2 घात होते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 इसके मूल भी होंगे, जिस शून्य की बात है। यानी इसके 2 मूल होते हैं। मूलों की संख्या, मूलों यानी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 होती है। दो क्यों होती है? क्योंकि इसके 2 घात होते हैं, अधिकतम घात 2 होते हैं। तो 2 होती है तो इसे अल्फा और बीटा बोला जाता है। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा में कोई तो रिलेशन होगा, तो अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन है। उसके पहले हम लोग इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इसके 2 मूल होंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल सी बताए। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया दोनों मूलों के बीच। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के मूलों के योग और मूलों के योगफल एवं गुणनफल का मान निकालें। द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के मूलों के योगफल एवं गुणनफल का मान निकालें। इसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, ये वाला और ये वाला। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए का मान कितना हो जाएगा, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ए का मान हो जाएगा 5, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान हो जाएगा माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस 3 हो जाएगा, ए का वैल्यू है 5, यह गया सब। और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, इसका वैल्यू होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू यहाँ पे -2 और ए का वैल्यू 5, ये भी आ गया। इस तरह से हो गया सॉल्व। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हमें निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाला था। इसमें भी देखते हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 के मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। योग एवं
गुणनफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। √2x² + 2x - 5 के मूलों का योग और गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और हम लोगों ने फॉर्मूला यानी सूत्र हम लोग पहले ही पढ़ चुका है, पहले ही जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है फॉर्मूला, मूलों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ b a c ये तीनों का मान हमको पता होना चाहिए, तो इसको इस जो समीकरण जो दिया गया है द्विघात समीकरण, इसको हम लोग व्यापक रूप से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? तो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ax² + bx + c ये होता है। और यहाँ पे समीकरण दिया गया है √2x² + 2x - 5, √2x² + 2x - 5। इसका मतलब हुआ कि a का वैल्यू है यहाँ पे √2, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है -5। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस b का वैल्यू कितना? b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 2, ये हो गया। √2 से ये √2 बाद में कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा √2। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो आ जाएगा c/a फॉर्मूला होता है, तो c का वैल्यू हो गया -5 और y में √2 यानी a का √2। ये नहीं कटेगा तो ये नहीं आंसर हो जाएगा, और ये नहीं आंसर हो जाएगा, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण के मूलों के बीच का संबंध। अब पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधि। द्विघात समीकरण के मूल निकालने की कितनी विधियां होती है और कौन कौन सी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधि। ठीक है, कौन कौन सी विधि होती है? 3 विधि होती है। द्विघात समीकरण का मूल निकालने की 3 विधि होती है। पहला विधि है गुणनखंड विधि, जिसमें हम लोग गुणनखंड की सहायता से मूल निकालते हैं। और दूसरी विधि है द्विघात सूत्र की विधि। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है द्विघात सूत्र विधि। द्विघात सूत्र विधि। और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। इस तीनों विधि की सहायता से हम लोग द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। लेकिन गुणनखंड विधि से हर द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इन दोनों विधि से हर द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हर द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसमें सेट हो जाए, जिसमें सेटिंग हो जाए, उस प्रकार से गुणनखंड निकल जाता है, और इन दोनों से तो सभी का निकल जाता है। तो तीनों विधि को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, क्या क्या होता है गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड विधि और इसको समझेंगे। गुणनखंड विधि क्या होता है? इसमें किसी भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे गुणनखंड किया जाता है, किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक समीकरण है, x² + 7x + 12 बराबर 0। x² + 7x + 12 बराबर 0। ये हो गया a का वैल्यू, यहाँ पे 1 हो गया, b का वैल्यू हो गया 7 और c का वैल्यू हो गया 12। गुणनखंड विधि में a b c का वैल्यू हमको पता होना जरूरी नहीं है, मतलब उसका लिखना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
ये ए बी और सी का वैल्यू लिखने के लिए जरूरी कब आता है? द्विघात सूत्र में आता है। द्विघात सूत्र से जब बना रहे होंगे तब। तो पहला विधि हम लोग पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? इसका पहले जो समीकरण दिया जाता है उसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे कि हम लोग का नियम पता है कि इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। 12 है, इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे और उन दोनों का सम यानी उन दोनों को ऐड करने से 7 आना चाहिए। इन दोनों को अगर इसको अगर दो भाग में डिवाइड किए तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 गुना 12, 1 गुना 12, लेकिन इन दोनों का सम निकालने में 12 नहीं आता है तो ये नहीं हो सकता। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 6, इन दोनों का सम निकालने पे 12 नहीं आता है तो ये भी नहीं होगा। 3 गुना 4, ये 12 हो जाता है और इन दोनों का सम निकालने पे 7 भी आ जाता है सम, ठीक, तो ये हो सकता है। 3 और 4 हो सकता है, तो इसका हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। गुणनखंड निकालेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में से प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया x प्लस 3 और x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 4 दोनों गुणनखंड में आ जाएगा। x प्लस 3 कॉमन अगर ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये बराबर 0 है, इतना बराबर 0, दोनों को बारी बारी से अलग अलग 0 कर सकते हैं बराबर। x प्लस 4 यहाँ पे डिवाइड में चला गया, 0 के साथ वो 0 हो गया और यहाँ पे x प्लस 3 चला गया 0 में, x प्लस 3 यहाँ पे बराबर 0 हो गया x प्लस 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया? -3 और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया? -4। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू -3 और -4 दोनों है। यहाँ पे लिख सकते हैं -3, -4, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यानी इसका दोनों शून्य यानी दोनों मूल हम लोगों ने निकाल लिया। ये पहला है गुणनखंड विधि। दूसरा क्या विधि है? दूसरा विधि है द्विघात सूत्र विधि। द्विघात सूत्र विधि में हम लोग क्या करते हैं? इसी समीकरण का हम लोग निकालेंगे। द्विघात सूत्र विधि में पहले हम लोग विवेचक निकालते हैं। द्विघात सूत्र विधि सबसे पहले हम लोग विवेचक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले विवेचक, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac और x का फॉर्मूला होता है यानी x यानी मूल हो गया, यही शून्य हो गया, दोनों का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। प्लस माइनस इसलिए कि दो वैल्यू है, द्विघात समीकरण में दो वैल्यू होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो एक प्लस वाला अल्फा हो जाएगा, दूसरा माइनस वाला बीटा हो जाएगा। और d को बोलते हैं विवेचक, d से डिस्क्रिमिनेंट होता है इंग्लिश में और हिंदी में विवेचक बोलते हैं या विविक्तर बोलते हैं। तो पहले हम लोग को d का वैल्यू निकालना होगा। d से पहले हम लोग को a b और c तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था x स्क्वायर, समीकरण क्या था? समीकरण था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 7 और c का वैल्यू हो गया 12। ये हो गया, तीनों का वैल्यू हो गया। हम लोग यहाँ से d निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी d का वैल्यू निकाल सकते हैं। d का वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू यहाँ से डालेंगे तो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12, क्या है a का वैल्यू यहाँ पे, c का वैल्यू यहाँ पे, ये 49 माइनस 48, ये वैल्यू आ जाएगा 1। ये नहीं आया, ये तो सिर्फ d का वैल्यू आया और d का वैल्यू से ही हम लोग को पता चलता है कि जो दिया गया समीकरण है उसका हम लोग मूल निकाल सकते हैं या नहीं, यानी कि उसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, वो आगे बढ़ाएंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि ये सर इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर मूल कैसे निकालेंगे। तो अब x का फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d
बाई में 2a। तो यहाँ से लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे माइनस बी यानी माइनस इंटू बी का वैल्यू 7 प्लस माइनस रूट में 1 बाई में 2 इंटू ए का वैल्यू है यहाँ पे 1। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं -7 प्लस माइनस 1 हो जाएगा बाई में 2। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, कौन कौन सा दो वैल्यू के कौन सा आएगा, इधर हम लोग लिखते हैं। एक आएगा अल्फा का -7 प्लस 1/2 और बीटा का आएगा -7 -1/2। दो वैल्यू यहाँ पे प्लस वाला है माइनस वाला। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -6/2 और ये हो जाएगा -8/2। यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। माइनस में दोनों कट गया, 3 ये कट गया 4। तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू, ये हो गया बीटा का वैल्यू, जो कि यहाँ पे भी आया था अल्फा और बीटा का दोनों हो गए। अल्फा बीटा दोनों में से कोई एक्सचेंज भी हो सकता है, एक दूसरे में बदल भी सकता है। ये भी अल्फा हो सकता है, ये भी अल्फा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है। ये दोनों विधि हम लोग को पता चल गया, ये दोनों विधि के बारे में हम लोग जान गए। अब जानते हैं तीसरी विधि, यानी जिसे कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग इसका मूल निकालेगा, देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये निकाल लेते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग जो समीकरण दिया रहता है उसी को पूर्ण वर्ग के रूप में बना लेते हैं। जैसे समीकरण यहाँ पे दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि। समीकरण दिया होता है x² + 7x + 12 = 0। इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे ले आना है। इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। इस फॉर्म में, इस रूप में ले आएंगे सबसे पहले। ये यहाँ पे x² है, ये x² होगा प्लस 2 × a × b होना चाहिए। 2 × a × b होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × a के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 7/2 और b के यहाँ पे x। देखिए यहाँ पे हो गया 2 से 2 कर जाएगा, बच जाएगा 7x, यानी इसी के बराबर होगा। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला को सेट करने के लिए हम लोग 2ab चाहिए, लेकिन 2 ये हो गया और a कौन सा होगा, ये होगा ये वाला, यानी a आ गया यहाँ पे। तो इसको पहले लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं 2 × a हो गया ये। अब यहाँ पे b कितना होना चाहिए, तो b यहाँ पे लिख देते हैं 7/2। 7/2 क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्मूला में है 2ab और यहाँ पे 2 हो गया, a हो गया ये वाला इसका स्क्वायर है, और b कौन सा होगा, तो b 7/2 ही होगा, क्योंकि 7/2 से अगर गुना करेंगे तभी ये पूरा आएगा इसके बराबर। 2 से 2 कर जाएगा और 7x के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे b हम लोग ने अपने आप से लिखा था b² ही तो होना चाहिए, तो 7/2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 7/2 स्क्वायर इसमें जोड़ दिए। अब जोड़ दिए हैं तो इतना ही चीज इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, तो -7/2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अब प्लस 12 हम लोग लिख देंगे, बराबर 0 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से ये इतना अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी x + 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं -49/4 + 12 = 0। x + 7/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -49, यहाँ पे प्लस दे देते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसमें, और यहाँ प्लस 12 = 0। 12 नहीं, यहाँ पे 12 × 4 यानी 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x + 7/2 का होल स्क्वायर, x + 7/2 का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे हो जाएगा -1/4 इक्वल टू 0। x + 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो x + 7/2 इक्वल टू हो जाएगा रूट में ±1/4, रूट में +/-1/4, और यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। x इक्वल टू +/-1/4 का वैल्यू होता है 1/2, यानी +/-1/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू उससे जाएगा तो -7/2 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 +/-1 -7। अब यहाँ से दो वैल्यू आ गया, एक तो आ गया 1 - 7/2 और दूसरा आ गया -1 - 7/2। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -6/2 और ये आएगा -8/2, और ये कटेगा तो -3 और ये कटेगा तो -4। ये आ गया अल्फा का वैल्यू और ये आ गया बीटा का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने दो मूल निकाल लिया। तीन विधि हो गए, पहला विधि था गुणनखंड विधि, दूसरा विधि था द्विघात सूत्र विधि, और तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि। तीनों की सहायता से, तीनों मेथड से हम लोग को सेम वैल्यू मिलता है अल्फा और बीटा। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में। आइए अब जानेंगे द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति के बारे में। यानी द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति कहने का मतलब है किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, यानी कि हम मूल निकाल सकते हैं कि नहीं, मूल को निकाला सकता है कि नहीं, यानी रियल है या इमेजिनरी है, अस्तित्व है यानी, इसी के बारे में हम लोग आइए जानते हैं। तो उसके लिए हम लोग को दो नंबर मेथड यानी द्विघात सूत्र वाली विधि का सहायता लेना पड़ेगा। उसमें से विवेचक का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। विवेचक निकालते हैं तो ये विवेचक का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, विवेचक बोलते हैं, इसको विविक्तर भी बोलते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। d फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये अगर निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो समीकरण दिया गया है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कैसे, तो चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। x² - 3x + 2 = 0। इसका a इक्वल टू वैल्यू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -3 और c इक्वल टू हो गया 2। तो यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकाल लेते हैं। d का वैल्यू आएगा b² - 4ac से b का वैल्यू निकालेंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2, 9 माइनस यहाँ से हो जाएगा 8, ये वैल्यू आ गया 1। ये आ गया प्लस में, धनात्मक आया, इसका मतलब कि इसके मूलों का अस्तित्व है। हम लोग इसके मूलों को निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, तो तीन प्रकार से होता है। पहला, चलिए मूलों की प्रकृति समझ लेते हैं। मूलों की प्रकृति क्या क्या हो सकता है, d > 0 हो सकता है, d = 0 हो सकता है, d < 0 हो सकता है। d का जो वैल्यू आएगा इसी तीनों में से कोई हो सकता है, इसी तीनों में से कोई हो सकता है। तो कैसे, तो d अगर > 0 है इसका मतलब है कि प्लस में है, तो इसमें मूलों का अस्तित्व होगा। मूल वास्तविक होंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मूल वास्तविक, यहाँ पे मूल वास्तविक, और इसमें मूल काल्पनिक होगा। d < 0 का मतलब है माइनस में आएगा अगर, तो मूल जो होगा काल्पनिक होगा। इसमें बराबर होगा कि नहीं, इसमें बराबर नहीं होगा। दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो इसमें अल्फा और बीटा बराबर नहीं होगा, यानी असमान होगा। मूल वास्तविक एवं असमान, इसमें मूल वास्तविक एवं समान, यानी दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। इसमें मूल नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। समान या असमान कुछ नहीं होगा। कैसे,
एग्जाम्पल निकाल कर देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया -2 और सी का वैल्यू हो गया 9। यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं। डी का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, ये हो जाएगा 4 -36, कितना आ गया -32 आ गया। इसका मतलब कौन सा होगा, डी लेस देन 0, तो लिखेंगे यहाँ पे डी लेस देन 0। यानी मूलों की प्रकृति कैसी है, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे इसके, काल्पनिक होंगे। यानी हम इसको द्विघात सूत्र की सहायता से मूल नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकाल भी लेंगे तो वो हो जाएगा काल्पनिक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी का 4.4। क्लास 10 के एनसीईआरटी का 4.4 का क्वेश्चन द्विघात समीकरण ये है और इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, उसके बाद मूल ज्ञात करना है, यानी मूलों का अस्तित्व का पता लगाना है। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है। इसमें क्या करना है, हम लोग को मूलों की प्रकृति निकालना है और ये निकालने के बाद पता करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हम लोग क्वेश्चन है और इसमें से हम लोग को मूलों की प्रकृति निकालना है, यानी मूलों का अस्तित्व है कि नहीं यही पता करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू हो गया -3 और c का वैल्यू हो गया 5। अब यहाँ से विवेचक निकाल लेते हैं। सबसे पहले d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू b का वैल्यू -3 हो गया, -4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू 5 हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 20, तो यहाँ आएगा -11। माइनस में आ गया, इसका मतलब कि हम लोग इसके मूल को नहीं निकाल सकते हैं, इसके शून्य को नहीं निकाल सकते हैं, मूल इसके काल्पनिक होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व तो नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ d लेस देन 0, अतः इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू है 3, b इक्वल टू है -4 रूट 3 और c इक्वल टू है 4। यहाँ से d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। d क्यों निकालें, क्योंकि d से ही हमको पता चलेगा मूलों की प्रकृति क्या है और उसके मूलों को अस्तित्व है कि नहीं। मूल कैसे निकालेंगे, तो अगर यहाँ पे d का वैल्यू प्लस में आ गया होता या 0 पे आ गया होता तो इसका मतलब कि मूलों का अस्तित्व होता और उसके बाद हम लोग सूत्र लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर उसके बाद मूलों का मान ज्ञात करते हैं। लेकिन इसमें तो नहीं निकला, तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे इसमें d का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। d का वैल्यू डालेंगे तो -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना था 3 और c का वैल्यू कितना 4। देखिए इसका स्क्वायर हो गया 16 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 16 3 48 माइनस
4 3 12 चौके 48, ये भी 48 आ गया 48, ये भी आ गया 0 0 आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अगर होंगे और उसके डी का मान यानी उसके विवेचक का मान अगर 0 होगा तो दोनों मूल बराबर होंगे। लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ डी बराबर 0, अतः मूलों का अस्तित्व है एवं मूल समान है। दो मूल होंगे, दोनों का वैल्यू एक ही होगा, सेम होगा। तो चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर नहीं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस बी, बी का वैल्यू यहाँ से बी का वैल्यू -4√3 -4√3 यहाँ पे लिख दिया, 2 माइनस आ गया इसलिए ब्रैकेट दे दिए, प्लस माइनस यहाँ पे देंगे रूट में 0 बाई में पूरे का बाई में हो जाएगा ये 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3। तो ये 0 आ गया, ये खत्म हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो ये प्लस में आ गया 4√3 बाई क्या आएगा 2 इंटू 3 कॉमा 4√3 बाई 2 इंटू 3। ये दोनों सेम, दो बार हो गया, प्लस माइनस के बाद 0 है इसलिए खत्म हो गया, 2 से कट गया 2 बार में, √3 से √3, ये 2 से कट गया 2 बार में, √3 से √3, तो वैल्यू आ गया 2/√3 कॉमा 2a। यही हो गया इसके वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया 2/√3 अब अगला चलिए अब 1 का 3 नंबर देखते हैं। 1 का 3 नंबर में क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3। 1 का और 1 का 2 नंबर और 1 नंबर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 = 0। a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया -6 और c का वैल्यू हो गया 3। यहां से हम लोग पहले d का वैल्यू निकालेंगे तो b² - 4ac हो गया, b का वैल्यू -6 तो -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 6 x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 36 माइनस ये 4 गुना 3 24 कितना आ जाएगा वैल्यू 12 12 आ गया, प्लस में आया। इसका मतलब कि इसके मूलों का अस्तित्व है और ये 0 नहीं है, इसका मतलब कि दोनों असमान होंगे, यानी दो वैल्यू जो होंगे अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू एक जैसा नहीं होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ d > 0 तो इसके मूल वास्तविक एवं असमान है। चलिए अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। x = किसका फॉर्मूला है, मूल का फॉर्मूला है, मूल निकाल लेते हैं। मूल यानी सुनिए -b प्लस माइनस रूट डी बाई में 2a माइनस b का वैल्यू कहाँ से, यहाँ से 6 -6 प्लस माइनस रूट डी इसका वैल्यू था 12 बाई में हो गया 2 × 2। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस माइनस √12 का वैल्यू होता है 2√3 और ये बाई में आ गया 4। यहाँ से अगर -6 प्लस 2√3 बाई 4 -6 माइनस 2√3 बाई 4 यहाँ से लिख सकते हैं। अब कॉमन ले सकते हैं, इसमें से और कुछ नहीं पता है, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लिए तो बच गया -3 प्लस √3 बाई 4। यहाँ पे -2 कॉमन हो जाएगा, नहीं माइनस कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा -3 माइनस √3 बाई में 4। यहाँ से 2 बार में कट गए, यहाँ से भी 2 बार में कट गए, तो बच गया -3
प्लस रूट 3 और यहाँ पे बच गया -3 माइनस रूट 3। इसमें से फिर से कॉमन ले सकते हैं, कितना रूट 3 कॉमन ले सकते थे, रूट 3 देखिए कॉमन लिए तो बच गया, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 और यहाँ पे रूट 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस रूट 3 -1 प्लस रूट 3, या इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं रूट 3 माइनस 1, यहाँ पे लिख देंगे -1 माइनस रूट 3, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों इसका आंसर होगा। 1 का 0 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके 2 बराबर मूल हो। यानी 2 बराबर मूल के लिए हम लोग को k का मान ज्ञात करना है। 2 बराबर मूल में क्या होता है, d का मान 0 होता है, यानी कि विवेचक का मान d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए d का वैल्यू 0 है। गिवन है कि मूल बराबर है, यानी मूल समान है, अतः d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 4ac है, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac है। b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर और 4 इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 गुना 24 आ गया। k का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 24। जो इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा, इसका पहले गुणनफल निकाल लेते हैं। 24 है 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी अगर 2 रूट में 6, 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 आ गया k का वैल्यू। देखते हैं आंसर है नहीं है, ठीक है। 4.4 4.4 में 2 का 1 प्लस माइनस 2 रूट 6 सही आंसर है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 का 2 है क्वेश्चन kx into x minus 2, kx into x minus 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए d का वैल्यू 0 है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं d इक्वल टू 0 क्वेश्चन के अनुसार। जैसे फर्स्ट में उसी प्रकार सेकंड में, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। b का वैल्यू यहाँ से अभी नहीं पता चल रहा है, तो b का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो इसको पहले हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। पहले गुना करेंगे, उसके लिए यहाँ पे kx और यहाँ पे x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 था, इसे समीकरण लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे kx स्क्वायर इसको हम लोग फिर से यहाँ पे मिटा देते हैं, थोड़ा सा फिर से सॉल्व करते हैं। पहले इसको समीकरण बना लेंगे, उसके बाद d का फॉर्मूला लगाएंगे। समीकरण इसको सही से बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू हो गया k, b का वैल्यू हो गया माइनस 2k और c का वैल्यू हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। d का फॉर्मूला हो जाएगा d बराबर 0, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर इक्वल टू
4ac, b का वैल्यू यहाँ से डालेंगे -2 का स्क्वायर बराबर 4ac, यानी 4 का वैल्यू 4a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6, तो यहाँ से हो जाएगा 4k स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 24k, एक स्क्वायर से यहाँ k का वैल्यू कर सकता है, आ जाएगा 4k इक्वल टू 24, k का वैल्यू अगर काटेंगे तो 6, k इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 6 हो जाएगा इसका वैल्यू। यही हो गया इसका आंसर। देख लेते हैं कि सही है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, 6 है, k का वैल्यू 6, ये आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन, ठीक है।